कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिलजलों की है, कहते तो यह भी हैं दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और प्रिंस यानी कि पीयूष कुमार गोयल में यह सारे गुण मौजूद थे। उसकी शक्ल को देखकर लोग उससे कह देते, अबे दिल्ली से हो क्या? प्रिंस वैसे देखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ताहाल होने की वजह से वह बेहद सिंपल तरीके से रहता था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन प्रिंस उर्फ पीयूष कुमार गोयल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड दिव्या के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान और जब होम डिलीवरी आए तो दुकान से वहां जाना और फिर वह घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वह किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए भगाते हुए देखता तो वो कहता, आएगा एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब वह चश्मा लगाकर बाइक पर बैठेगा और पीछे दिव्या को बैठाएगा। देखना जब वह मेरी कमर में हाथ डालकर कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर रोएगा। तब दुकान में रखा हुआ बर्नोल भी उनके काम नहीं आएगा, प्रिंस ने कहा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ बर्नोल ट्यूब को दबा दिया। जैसे ही उसने ट्यूब को दबाया उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे साले क्या कर रहा है? यह कोई स्पंज की गेंद है जो उसे दबा रहा है। दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, सॉरी। प्रिंस ने अपना सर बचाते हुए कहा। वह करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उस दुकान का नाम था चंपक मेडिकल स्टोर और उसके ऑनर का नाम था चंपक दास। प्रिंस 5 साल से इसी दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी दुकान पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी सैलरी की जॉब ढूंढी पर उसे नहीं मिली और वह इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। अबे गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी सैलरी से कटेगा और एमआरपी से डबल कटेगा। चंपक ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इस गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल रही थी और प्रिंस की सांसें। उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू 2 बार सोचे, चंपक ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी चाह रहा था कि प्रिंस की खोपड़ी पर वह फिर से एक हाथ फेर दे, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बज उठा। फोन की घंटी बजते ही प्रिंस वहां से निकल लिया और भागते हुए फोन उठाने चला गया। हेलो जी, करोल बाग की बेस्ट मेडिकल शॉप चंपक मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है? यह प्रिंस की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए पर उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर प्रिंस ने अपनी बात पूरी की, उधर से जवाब आया। नवीन नाइटहुड के कमरा नंबर 305 से बोल रहा हूँ, एक छोटा सा आर्डर है, नोट करो और जल्दी से आर्डर लेकर आओ। वह एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक जल्दबाजी थी। जैसे ही प्रिंस ने वह आवाज सुनी, पता नहीं क्यों उसे वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी सर बताइए, आपका क्या आर्डर है? हाँ तो लिखो, बेस्ट प्ले के 2 पैकेट और एक पेपर टिश्यू। प्रिंस जो कि अपना पेन लेकर खड़ा था, बेस्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में बेस्ट प्ले नाम का कंडोम आता है, इसलिए उसका नाम सुनते ही प्रिंस शर्मा गया था। इतने साल से मेडिकल स्टोर पर काम करने के बाद भी उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस लड़के ने पूछा। लिख लिया, प्रिंस ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर आ, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर लगा कि वह कोई बहुत बड़ा आदमी था और जल्दबाजी में था। जी सर, लेकिन सर बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, प्रिंस ने कहा। प्रिंस ने देखा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुकान के सामने भी पानी भर गया था और तेज हवा की वजह से दुकान का बोर्ड भी गिर गया था। प्रिंस को लगा वह अभी इतनी तेज बारिश में एकदम से तो नहीं निकल पाएगा। उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की। सर, मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी रुक जाए। अब वह कुछ आगे और बोल पाता। फोन पर लड़का बोला, क्या तुम्हारे मालिक को पता है तुम मेहरा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है इसलिए सारा सामान अच्छी तरह से पैक करके लाना, और सुनो लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले प्रिंस आगे कुछ बोल पाता, फोन कट गया। उधर चंपक दास उसे घूर कर देख रहा था। प्रिंस के हाथ में पेन और पेपर देखकर वो समझ गया था कि उसके पास कोई आर्डर आया है।
वैसे भी आज इतनी बरसात होने के कारण सुबह से इक्का दुक्का कस्टमर ही दुकान पर आए थे। ऐसे में वो अब एक भी ऑर्डर छोड़ना नहीं चाहता था। वह प्रिंस को देख रहा था और प्रिंस बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चंपक ने कहा, मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश ठीक हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद देखिए कितनी तेज बारिश है। पता नहीं कोई मेहरा का बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था और इतनी बारिश में साइकिल से इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाऊंगा। प्रिंस ने उनकी ओर देखते हुए कहा, क्या कहा मिस्टर मेहरा का बेटा, तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल, उनका ऑर्डर लेकर, वह हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। ऐसा कर, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। चंपक ने गुस्से में कहा, सर जी 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे, इससे 3 गुने का तो पेट्रोल लग जाएगा और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो खर्च अलग से। प्रिंस ने समझाते हुए कहा, लेकिन वह जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चंपक दास बोला, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए और वैसे भी वह मेहरा जी का लड़का है। चंपक दास ने मोटरसाइकिल की चाबी प्रिंस की ओर उछालते हुए कहा। प्रिंस ने चाबी ली। उस चाबी को देखकर उसके अंदर एक मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वह बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद उसे बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ वो दुखी इसलिए था कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत उसके सर पर पड़ेगी। वह मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर उसने बाइक को देखकर सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिलेगी। दरअसल प्रिंस इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। प्रिंस की सैलरी ही इतनी थी कि उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल का खर्चा, बिजली पानी का बिल और दिव्या के साथ महीने में 2 बार बाहर खाने का खर्च ही निकल पाता था। उसे दिव्या की कही एक बात अक्सर याद आती थी, प्रिंस अगर अगले 2 महीने में तुमने बाइक नहीं खरीदी तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देख लेना। असल में दिव्या को प्रिंस के साथ बाइक में घूमने की बड़ी तमन्ना थी। प्रिंस की इस वीरान जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका दिल चाहता था। वो जब भी उससे बाइक की बात करती तो दिव्या की इस बात को हंस कर डाल देता। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था। दिव्या उससे बहुत प्यार करती थी और उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में घुल जाती है। प्रिंस को दिव्या बहुत पसंद थी और वह उसके लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन दिव्या को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके यह सब ख्वाब कम सैलरी की नौकरी की वजह से जैसे कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। वह दिव्या को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था, उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले ही एक बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वह डिलीवरी देकर सीधे दिव्या के पास जाने वाला था। उसने होटल प्रवीण नाइटहुड में बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, जी मैं चंपक मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 305 का ऑर्डर है। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया कि उसमें क्या था और वह मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ। जैसा उस आदमी ने कहा प्रिंस ने ठीक वैसे ही किया। लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वह 3rd फ्लोर के रूम नंबर 305 के सामने था। प्रिंस ने रूम की डोर बेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला, प्रिंस ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्कार सर, मैं चंपक मेडिकल स्टोर से प्रिंस, ये आपका। इससे पहले कि प्रिंस आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने सामने जो देखा, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि होटल की बंद छत के नीचे उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई हो। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या थी। उसने एक पिंक कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसे उसने अपने कंधों पर फैला रखा था। बालों की खुशबू से साफ पता चल रहा था कि वह अभी अभी नहा कर आई है। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाई, लेकिन दोनों बार ही उसे अपने सामने दिव्या ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो प्रिंस? दिव्या ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। प्रिंस को वहां देखकर उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो उसे सुबह से फोन किया था और ना ही उसके किसी मैसेज का जवाब दिया था।
वह अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वह अगले दिन खुद ही उससे मिलकर उसे बोल देगी कि कल उसकी तबीयत खराब थी। दिव्या बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने स्पोर्ट्स बनियान पहन रखी थी। प्रिंस उसे पहचान गया था। साले, रोहित के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी दिव्या को हाथ लगाने की? प्रिंस ने जैसे ही रोहित को देखा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी। वो उसे इस समय इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद, कोई सीमा न हो। प्रिंस जिस कॉलेज में पढ़ता था, रोहित और दिव्या भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे और वह कॉलेज रोहित के फादर का ही था। दिव्या ने रोहित के पापा की कंपनी में जॉब पकड़ ली थी। रोहित उस पर बहुत लाइन मारता था। प्रिंस ने एक दो बार दिव्या को रोहित से दूर रहने को भी कहा था, लेकिन दिव्या ने उसे यह कहकर टाल दिया कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, दिव्या दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, दिव्या ने गुस्से में कहा और प्रिंस के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। प्रिंस लंबी सांसें ले रहा था और कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब दिव्या के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने प्रिंस से कहा, प्रिंस, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? ये सुनकर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। प्रिंस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने दिव्या की ओर देखकर कहा, दिव्या, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, और मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक लेने की। तेरे पास मुझे बाहर घुमाने खिलाने पिलाने के पैसे तो है नहीं, तू बाइक कहाँ से लाएगा? चल, अगर बाइक ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 महीने की नौकरी है, उससे होगा यह सब? लोग हंसते हैं मुझ पर जब मैं सरोजिनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती प्रिंस। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया मुझे, इसीलिए मैंने रोहित से मैशअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है। दिव्या ने गुस्से में कहा। अच्छा बेबी, तो यह है वो तुम्हारा बेकार सा फटीचर बॉयफ्रेंड? रोहित ने पूछा और दिव्या के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने प्रिंस के हाथ से थैली ले ली और उसमें से बेस्ट प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बड़ा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? रोहित ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। प्रिंस के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से दिव्या की ओर देखा और अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली और वहां से निकल गया। अबे, पैसे तो लेता जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? रोहित ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, लेकिन प्रिंस उसकी बात सुने बिना ही निकल गया। उसके दिमाग में दिव्या के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दिव्या उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। जिस इंसान के लिए वह इतना कुछ करना चाहता था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं। प्रिंस इतना हताश हो गया था कि वो बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वह लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुन कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो प्रिंस ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और वो तेजी से वहां से बाहर निकल गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से आज उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। प्रिंस जैसे ही बाहर आया, उसने देखा बाहर अंधेरा छा गया था। आसमान में एक तेज बिजली कड़की और बारिश जो अब तक थमी थी, एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। यह देख प्रिंस के थमे आंसू एक बार फिर से छलक आए। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि आखिर आज उसे दिव्या का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ अपना घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। प्रिंस को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे यह भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला है। लेकिन एक चीज थी जो प्रिंस को अब भी परेशान कर रही थी, और वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो प्रिंस सिर्फ रोटी खाकर ही दिन काट लेता था। वह कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने अपने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा, दिव्या पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसके हालात कुछ सुधर जाएं। पर फिर भी वह रातों रात रईस नहीं बनने वाला था।
उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, हे भगवान, अगर इतना ही लाचार बनाना था तो मेरा नाम प्रिंस क्यों रखा। वह जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास के खड़े लोग एक बार तो डर गए। प्रिंस ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वह फूट फूट कर रोने को हुआ, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया और फिर जैसे ही प्रिंस ने अपना फोन निकालकर मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए थे और वह जोर जोर से सड़क पर नाचने लगा था, क्योंकि उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से गोयल परिवार का वारिस पीयूष कुमार गोयल उर्फ प्रिंस ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वह उस जमीन जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। फोन पर आए मैसेज को पढ़ने के बाद प्रिंस का चेहरा बरसात में भी सूरज की तरह खिल उठा था। अभी उसने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी। थोड़ी देर खुशी मनाने के बाद प्रिंस को याद आया, वह सच में कभी गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसको मुखिया बनाने के लिए उसको एक परीक्षा में डाल रखा था। उस परीक्षा का नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा में पीयूष कुमार गोयल उर्फ प्रिंस को गोयल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद तब तक नहीं मिलने वाली थी जब तक कि वह परीक्षा को पूरी तरह से पास नहीं कर लेता। उसे याद आया कि वह गरीब नहीं था, बल्कि वो गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि उसे परीक्षा देते देते 7 साल हो गए थे। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कभी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। प्रिंस ने दिव्या को याद करते हुए होटल के 3rd फ्लोर की ओर देखा और पानी के अंदर अपना पैर पटक दिया। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और चंपक मेडिकल स्टोर की ओर वापस मोड़ दी। अगले दिन सुबह जब प्रिंस की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक स्मार्ट सिटी बैंक पहुंच गया। स्मार्ट सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था, बल्कि वह सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। प्रिंस आज वहां पर अपने पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। स्मार्ट सिटी बैंक साउथ दिल्ली में स्थित था। बैंक के दरवाजे के पास महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी। भाई, इसमें कौन सी नई गाड़ी लेगा? प्रिंस ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर प्रिंस ने अपनी नजरें गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ है। एक से एक महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर आ जा रहे थे। कहाँ वो दुकान में दवाओं की गंध और कहाँ ये मनमोहिनी सुगंध। उसने सोचते हुए एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर वहाँ ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश की, लेकिन अगले पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया। रातों रात प्रिंस की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी वही थे। इतने बड़े बैंक में वो आज भी वही कपड़े पहनकर आ गया था जो अक्सर वह काम पर पहनकर जाता था। पैसे मिलते ही मैंने सबसे पहले अपने लिए नए कपड़े खरीदने हैं, प्रिंस ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने बैंक के दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज सुनाई दी, आउच। प्रिंस थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बालों वाली लड़की से जा टकराया जो कि ठीक उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। प्रिंस ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन हुए थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की है, इसलिए सॉरी बोलते समय ना चाहते हुए भी प्रिंस के हाथ उसके सामने जुड़ गए। लेकिन जब उस लड़की ने प्रिंस के कपड़ों को और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर प्रिंस जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों से गरी की तेल की गंध आ रही थी। फिर वो गुस्से भरी नजर से प्रिंस की ओर देखकर बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूँ जो तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा इस बैंक की मैनेजर याशिका पाटिल उन दोनों की ओर तेजी से चली आ रही है। उसने भी प्रिंस को देखकर वैसे ही शक्ल बनाई जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं?
याशिका ने उस लड़की से पूछा और घिन्न भरी नजरों से प्रिंस की ओर देखने लगी। प्रिंस तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखे जा रहा था। वह जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला था कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। याशिका ने प्रिंस को ऊपर से नीचे तक देखा और न जाने क्यों उसके मन में शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं? याशिका ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देख समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। प्रिंस ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, वो मैं यहाँ अपना पैसा निकलवाने आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? याशिका ने प्रिंस की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो प्रिंस की इस बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू किया। प्रिंस की बात सुन उसे लग रहा था कि वह कोई पागल है जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? याशिका ने उससे पूछा। स्मार्ट बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना होता था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए बैंक में जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर कहीं उसे बैंक का कार्ड मिलता था। लेकिन प्रिंस तो यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए उसके पास कोई कार्ड होने की संभावना ही नहीं थी। प्रिंस जब याशिका के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो याशिका ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ, क्या आपके पास कार्ड है? वह समझ गई थी कि प्रिंस पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड? नहीं, कार्ड तो नहीं है। प्रिंस ने उसके सवाल का जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने प्रिंस का ये जवाब सुना, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। याशिका को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की अपने मन में पक्का कर चुकी थी कि ये लड़का सचमुच में पागल है जो किसी झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहाँ पर आए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। प्रिंस ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। वो लड़की याशिका के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, देखो याशिका, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग इस बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए और बाकी कस्टमरों को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। कहकर वो अपने पिता के साथ बैंक से बाहर निकल गई। अपना ध्यान रखना, कुहू मैडम। याशिका उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए बोली। आज तो वह बाल बाल बच गई थी। कुहू और उसके पिता इस बैंक के पुराने और वफादार कस्टमर थे। अगर याशिका उनको नाराज कर देती तो वो उनके बैंक में अपना खाता बंद करवा देते। इससे शायद याशिका की नौकरी भी जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल प्रिंस की वजह से। इसे जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा, याशिका ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर जाते हुए उसे बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोचने लगी। मगर जैसे ही वह बैंक में दाखिल हुई, उसने देखा प्रिंस वहाँ नहीं था। अरे, ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा और इधर-उधर देखने लगी, लेकिन प्रिंस वहाँ भी नहीं था। याशिका को ये अच्छी तरह से पता था कि वो उसके सामने बैंक से बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन याशिका उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद याशिका को लगा शायद प्रिंस यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा और जब वह कुहू को गेट पर छोड़ने आई थी तभी वो उसके पीछे पीछे निकल गया होगा। चलो जान बची, याशिका ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई, उसे एक बंदे की झलक दिखी। यह कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही था। अरे, ये कहाँ छुपा हुआ था? याशिका ने अपने आप से कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वह ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा प्रिंस बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा है। प्रिंस खंभे की आड़ में होने की वजह से याशिका की नजर से बाहर हो गया था। अब याशिका को वह मिल तो गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। प्रिंस जिस कमरे के बाहर भी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे
उन सबके करोड़ों रुपए इस समय बैंक में रखे हुए थे। अगर गलती से भी लकी वहां घुस जाता तो सब मिलकर याशिका की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो। याशिका इतनी जोर और गुस्से से चिल्लाई कि बाकी के लोग जो वहां खड़े थे सुनकर डर गए। कुछ लोगों को इतनी जोर से चीखने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और याशिका सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो प्रिंस को किसी भी तरह उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही प्रिंस उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, यह आदमी है या गधा? याशिका ने अपना सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ गई। जब उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक था। बाप रे, यह कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। याशिका की सांसें फूल रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबरा रहा था कि ना जाने अंदर प्रिंस और रिलेशन मैनेजर के बीच में क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही प्रिंस कमरे में दाखिल हुआ, बैंक का कस्टमर रिलेशन मैनेजर, जो कि सोफे पर फैला हुआ था, उसे देखते ही अचानक सीधे होकर बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिना लकी को देखे उसने कहा। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते हैं और जो भी आते थे याशिका उसकी खबर उनके आने से पहले उसे दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वह भी अपनी जगह पर जम गया था। वो ना तो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने उस 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। प्रिंस ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास बैंक का सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। नहीं, नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, प्रिंस ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो, अभी दरवाजा खोलो और बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब प्रिंस भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता, और वैसे भी पैसा होगा तभी तो मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे, पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर, प्रिंस ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा और वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। प्रिंस यह सुनकर घबरा गया। मैनेजर के चेहरे पर गुस्सा उसे साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा हो। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह गोयल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता जा रहा था, प्रिंस का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था वो कोई सनकी है। मैनेजर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए प्रिंस के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे, आपने कहा ना आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसा निकलता है। यह कहकर प्रिंस ने एक राहत की सांस ली, लेकिन मैनेजर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंस को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने प्रिंस को घूरते हुए पूछा। प्रिंस की शक्ल और उसका हुलिया उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी सीना चौड़ा करके बोला। उसे इस तरह देखकर तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा इसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने प्रिंस को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। मैनेजर अपनी टेबल के पास गया और उसके दराजों में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रावरों में झांकने के बाद आखिरकार उसे वह मशीन मिल गई। चुपचाप यहाँ पर अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस से कहा। प्रिंस ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से से अपना अंगूठा पोंछा और उसे मशीन पर लगा दिया। 4 सेकंड के बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था, कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा।
मैनेजर ने प्रिंस को ऐसे देखा जैसे जैसे वह कोई बड़ा अपराधी हो। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लगा कि प्रिंस ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वह मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि प्रिंस अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। अरे यह क्या कर रहे हैं सर? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस मेरे को एक लास्ट बार फिंगर लगा लेने दीजिए प्लीज। प्रिंस ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर यह उंगली भी नहीं लगी तो फिर यह मत कहना कि मैं अगली उंगली पर ट्राई करके देखता हूँ। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला। अगर यह वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन कर दूंगा। मैनेजर ने प्रिंस को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरी हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खुला था और उसका अंगूठा हरे बटन पर टिका हुआ था। इधर प्रिंस ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे मशीन पर लगा दिया। जैसी उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से बीप की आवाज आई और वह चमक कर हरी हो गई। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, खाता 01, नाम पीयूष कुमार गोयल, खाता नंबर 0111। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उधर मशीन पर चमकती हुई लाइट को देखते हुए प्रिंस की आंखों में भी चमक आ गई थी। प्रिंस उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उसे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था। इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़ते और माफी मांगते हुए कहा, पीयूष सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर श्रीकांत झा, प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ, ठीक है, तुम मुझे बस यह बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं। प्रिंस ने कहा और वह अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 89,65,15,735 रुपए रखे हुए हैं सर। इतनी बड़ी रकम देखने के बाद श्रीकांत के खुद के होश उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बंदे के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। प्रिंस की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20-22 साल से ज्यादा नहीं थी, और ऐसे में अगर उसके खाते में इतना पैसा रखा हुआ था तो यह बहुत बड़ी बात थी। श्रीकांत अपने मन में यह सोच रहा था कि दुनिया की 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी में काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि प्रिंस के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। इधर प्रिंस ने जब उसके फोन में अपने खाते की पड़ी जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे अब लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ आगे भी वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैनेजर ने फिर से अपने फोन को हाथ में लिया और उस पर अपनी उंगलियां फिराई और बोला, एक तो सर, आपके खाते से यहाँ एक फेरारी और 2 मर्सिडीज जुड़ी हुई दिख रही है, और इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 75 ईंट, 5 किलो सोने की 20 ईंट रखी है, पिकासो की 2 असली पेंटिंग है, 25 हीरे हैं 24 कैरेट के, और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हांफते हुए और अपना पसीना साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद श्रीकांत की आंखें तो बाहर निकल आई थी। उसने कभी प्रिंस जितना अमीर आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा, सोना और जायदाद उसके नाम थी, उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी कस्टमर के पास नहीं थी। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो। प्रिंस ने अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रखते हुए कहा। जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूँ, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, सिर्फ 10 मिनट, श्रीकांत ने कहा और प्रिंस के सामने ही निकल गया। जितनी देर में प्रिंस ने अपने फोन में उस मैसेज को खोल कर देखा, उतनी देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया। लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद भी न जाने क्यों मैनेजर का ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड प्रिंस की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था।
क्योंकि वह जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फिलहाल वो प्रिंस को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर प्रिंस का पूरा नाम पीयूष कुमार गोयल गुदवा दिया था। लीजिए सर, आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पर मिल जाएगा। श्रीकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वह प्रिंस के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। प्रिंस ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर वो अपनी जगह से उठकर बाहर निकलने लगा। श्रीकांत का मन यही कर रहा था कि वह उसे दरवाजे तक छोड़ कर आए, लेकिन उसकी ड्यूटी इस ऑफिस में थी और वह किसी को भी बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वह प्रिंस के लिए दरवाजा खोलने को आगे आ गया था। इधर याशिका अपने केबिन में अपना सिर पकड़े बैठी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि प्रिंस पागल नहीं बल्कि बदमाश था और उसने श्रीकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वह प्रिंस का कार्ड लेने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो याशिका को लगा अब तक तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर यह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? उसने अपने आप से पूछा। श्रीकांत को सुरक्षित देखकर बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे से पीछे हट गए। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। श्रीकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक पर कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता। लेकिन फिर श्रीकांत के अंदर जाने के बाद वह दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही प्रिंस कमरे से बाहर आया था। इधर याशिका परेशान हुए जा रही थी। वह जानती थी कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वह किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से निकल जाने देना चाहती थी। जैसे ही परेशान याशिका ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि प्रिंस बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ओए रुको, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, याशिका जोर से चिल्लाई और भागते हुए प्रिंस के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? याशिका ने गुस्से में पूछा। उसका मन कर रहा था कि वो अभी प्रिंस का गिरेबान पड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी कहा था आपसे, मैं यहाँ सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए आया था और कुछ नहीं, प्रिंस ने कहा और मुस्कुराने लगा। याशिका ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वह उसकी उंगलियों के बीच में चमक रहा था। याशिका के दिमाग में आया, प्रिंस ने अंदर से ये कार्ड चुरा लिया है और इससे पहले वह यहाँ से चोरी करके भागता। याशिका जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे उसके पास आ गए। ये चोरी करके भाग रहा था, पकड़ो इसे। प्रिंस ने जब याशिका के मुंह से यह बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे धर दबोच लिया और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर याशिका ने देखा कि उसने उस कार्ड में अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने श्रीकांत सर को डराकर इसमें अपना नाम भी लिखवा लिया है। इसकी जेबें चेक करो, याशिका ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड प्रिंस की जेब टटोलने लगा। प्रिंस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़की उसे समझ क्या रही थी। अगर उसे इसके खाते, इसकी संपत्ति या सिर्फ उसके परिवार के बारे में पता चल जाता तो भी याशिका उसके पैरों पर गिर जाती। इससे पहले कि प्रिंस अपनी सफाई में कुछ कह पाता, गार्ड बोला, मैडम इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, लेकिन इसकी एक जेब फटी हुई है। तभी उसकी बात सुन दूसरा गार्ड बोला, मैडम हो सकता है कि इस जेब में ये चाकू रख कर लाया हो और चाकू निकालते वक्त उसी चाकू से इसकी जेब फट गई हो। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरे गार्ड ने अपनी लड़खड़ाती जबान में बोला, अरे पागल हो क्या? यह सब आप क्या बोल रहे हो? श्रीकांत। इससे पहले प्रिंस आगे कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर याशिका अपने मन में सोच रही थी कि अगर वह चाकू लाया था तो फिर वह चला कहाँ गया? बाप रे! अचानक से याशिका की आंखें बड़ी सी हो गई। उसे लगा कि प्रिंस ने उसी चाकू से श्रीकांत का खून कर दिया था और यह सोचकर याशिका ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाने लगी और फोन लगते ही बोली, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं स्मार्ट सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। याशिका ने इतना कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्डों ने प्रिंस को अच्छे से घुटनों के बल बिठा दिया था और उसके सर पर बंदूक तान दी थी।
जैसे ही बाकी लोगों ने अपनी आंखों के सामने यह नजारा देखा तो वह सब लोग भी प्रिंस के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को अपने केबिन से देखा तो वह भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे, क्या हो रहा है यह सब? श्रीकांत ने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वह चौंक गए और श्रीकांत झा की ओर देखने लगे। देखने वालों में याशिका भी शामिल थी। उसने देखा मैनेजर तो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर, आप जिंदा हैं? याशिका ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ श्रीकांत को देखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो गया था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। याशिका ने तो अपनी जुबान ही काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का। श्रीकांत ने, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने यह सब क्या तमाशा लगा रखा है? उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने प्रिंस को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे, किसने किया यह? श्रीकांत तुरंत प्रिंस की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया और फिर उसने प्रिंस को उठाने के लिए अपना हाथ उसकी ओर आगे बढ़ा दिया और बोला, सर, आई एम रियली सॉरी सर, रियली सॉरी सर। इस बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर। आई एम रियली सॉरी सर। श्रीकांत उसके पैरों पर ही गिरने को हो गया था। प्रिंस उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर याशिका की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना यह किसने किया? इसने किया है ये सब और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे कार्ड चुरा कर भाग रहा हूँ। ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। प्रिंस ने याशिका की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा। अचानक सब लोग थोड़ा सा पीछे हटकर याशिका को देखने लगे। याशिका घबराई हुई सी कभी फर्श को तो कभी छत को देखे जा रही थी। याशिका, जो मैं सुन रहा हूँ, क्या वह सच है? श्रीकांत ने याशिका को घूरते हुए गुस्से में पूछा। श्रीकांत की आंखों में छुपे हुए गुस्से को याशिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी श्रीकांत से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वह जानती थी कि उसका चुप रहना इस समय उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने कहा, सर, यह सब मेरी गलती है सर। यह मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। मुझे लगा यह जबरदस्ती अंदर घुस गए हैं और आपके ऊपर हमला करके आपसे जबरदस्ती कार्ड बनवा लिया है और आपको मार दिया है सर। याशिका ने घबराते हुए जल्दी से कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू भी आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी यह बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। याशिका जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी कि उसने प्रिंस को पहचाना ही नहीं। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वह खुद ही प्रिंस को नहीं पहचान पाया तो याशिका कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा होगा कि वह याशिका को एक कोने में ले जाकर प्रिंस की सच्चाई बताए। श्रीकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ खंबे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम भी है यह कौन है? अरे, यह पीयूष कुमार गोयल है, गोयल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना, गोयल खानदान का खाता हमारी बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें सबसे बड़ा खाता है। याशिका ने जैसे ही यह नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह जानती थी अगर आज स्मार्ट सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे गोयल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता भी है इस लड़के के नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है? यह अपने दम पर इस पूरे एरिया को खरीद सकता है। श्रीकांत ने याशिका से फुसफुसाते हुए कहा। याशिका हैरानी से प्रिंस को देखे जा रही थी, जो कि बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रहा था। प्रिंस कभी उन दोनों को देख रहा था, कभी अपने आसपास खड़े लोगों को। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी तो गई। श्रीकांत ने कहा और दौड़कर प्रिंस के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर याशिका अभी भी वहीं खड़ी थी। अभी अभी जो श्रीकांत उसे बताकर गया था वो उसे पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला नहीं था।
अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, याशिका ने अपने आप से कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने को फोन लगाया। जैसे ही याशिका ने पुलिस वाले से यह कहा कि उससे गलती हो गई है, जिसे वो बदमाश समझ रही थी, असल में वह बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहाँ पहुँचती ही होगी। अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिएगा। और पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, याशिका ने अपने आप से कहा। उसके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। अब उसके पास प्रिंस से माफी मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। लेकिन अगर प्रिंस सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डेफिमेशन का चार्ज लगा दिया तो, याशिका ने अपने आप से कहा और वह और भी ज्यादा घबरा गई। उसने देखा प्रिंस उसे ही घूर कर देख रहा था। श्रीकांत झा पूरी कोशिश कर रहा था कि वह प्रिंस को समझा सके, लेकिन प्रिंस वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। याशिका उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वह जानती थी कि उसके माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और प्रिंस से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी, एक्चुअली सर आपके कपड़े। याशिका ने उसके कपड़ों को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल नहीं थी। मैं जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी, याशिका ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्रिंस ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। याशिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रिंस सर ने उसे माफ कर दिया था। उधर प्रिंस को भी अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वह रातों रात इतना अमीर हो गया था। प्रिंस स्मार्ट सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। असल में उसे क्लास के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह याशिका को बिना कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल लिया। प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वह कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ भरे गड्ढे में पड़ गया। शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूते को पास की सड़क पर साफ करने लगा। वह कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर की ओर देखकर सोच रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी प्रिंस इस बात की कंप्लेंट करने के लिए वहां जाता तो वह लोग उसे फंड न होने की बात बता देते। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया, लेकिन वह अपनी पैंट पर लगी कीचड़ के दाग को साफ करने बाथरूम की ओर जा ही रहा था कि इतने में क्लास की घंटी बज गई। भागते हुए क्लास में पहुंचने पर उसने बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कांतानाथ शुक्ला पोडियम पर आ चुके थे और आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उन्होंने बाहर खड़े प्रिंस को देखा तो उनकी आंखें निराशा से भर गई। इधर प्रिंस का सिर भी शर्म से झुका था। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे, उसमें कांतानाथ शुक्ला जी को प्रिंस सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी सब प्रोफेसर यह जानते थे कि प्रिंस पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान कम था, इसलिए वह भी प्रिंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कांतानाथ शुक्ला ही एक ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। प्रिंस बिना कुछ कहे सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसी को देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से क्लास में लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया? एक लड़के ने प्रिंस को चिढ़ाते हुए कहा। अबे यार, इसकी पैंट तो देखो कितनी गंदी है। भाई, क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आओ। दूसरे लड़के ने कहा और उसकी बात सुनकर उसके पास में बैठी लड़की उस पर हंसती हुई बोली, अरे यार, कहाँ से पहन कर आएगा? कपड़ों के लिए पैसे तो है नहीं इसके पास, एक यही कपड़ा है इसके पास, बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोग प्रिंस के ऊपर फप्तियां कस रहे थे। हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रिंस यह सब आज ही सुन रहा हो। इस तरह के कमेंट्स का सामना वह हर रोज करता था। उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता था और आज भी उसने अपना सिर नीचे झुकाकर यह सब सुना। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि आज वो लाचार प्रिंस नहीं बल्कि सचमुच का प्रिंस बन चुका था। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कांतानाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इसी तरह से बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा।
सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लगे। तब तक प्रिंस भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कांतानाथ जी ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ाते पढ़ाते वो बार बार प्रिंस को देख रहे थे। प्रिंस समझ नहीं पा रहा था कि कांतानाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों में प्रिंस के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे लगा शायद वह अपने प्रोफेसर की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा था। थोड़ी देर में कांतानाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं आप सबसे। कहकर कांतानाथ जी बाहर चले गए। जैसे ही कांतानाथ जी बाहर गए, पीछे वाले दरवाजे से एक आवाज आई। दिव्या। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ कोई और नहीं बल्कि दिव्या का नया बॉयफ्रेंड रोहित खड़ा था। यह लोग रोहित को अच्छी तरह से जानते थे। रोहित ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह धीरे धीरे क्लास में दाखिल हुआ और सीधा दिव्या के पास चला आया। दिव्या खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही रोहित उसके पास पहुंचा, दिव्या ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वह उसकी बाहों में झूम उठी। उधर रोहित ने भी दिव्या को सबके सामने चूम लिया। यह नजारा देखते ही सबकी नजरें प्रिंस के ऊपर जा टिकी। अभी तक सबको ये पता था कि दिव्या प्रिंस की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दिव्या को रोहित की बाहों में देखकर प्रिंस के तन बदन में आग लग गई थी, लेकिन फिर भी वह शांत होकर वहीं बैठा था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे भाई प्रिंस, क्या हो रहा है ये सब? दिव्या रोहित के साथ कैसे? एक दोस्त ने आकर प्रिंस से कहा। होने दे यार, छोड़ इसे। प्रिंस ने कहा उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं था। अरे भाई, तुझे पता है ना यह रोहित कितना चालू आदमी है। अभी तक कॉलेज की 6 लड़कियों को फंसा चुका है और दिव्या 7वीं है। प्रिंस के दोस्त प्रतीक ने कहा। उसकी यह बात सुनते ही प्रिंस ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा प्रिंस को इस बात का बुरा लगा होगा, लेकिन अगले ही पल वह उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। यह बोलकर प्रिंस दिव्या की ओर देखने लगा जो कि रोहित की बाहों में इतरा रही थी। वह जानती नहीं थी कि प्रिंस चाहता तो यही खड़े खड़े रोहित और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही रोहित और दिव्या की नजर प्रिंस पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा प्रिंस, सुनो जरा। अचानक से दिव्या प्रिंस के सामने रुकी और बोली। उसने अभी भी रोहित की कमर में अपना हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर प्रिंस के मुंह पर फेंक दिया और बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने पास रख सकते हो। प्रिंस ने कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख लिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर? कवर भी कोई गिफ्ट में देता है भाई? रोहित ने उसके सामने ही दिव्या से कहा। प्रिंस अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। दिव्या ने रोहित की ओर देखा और बोली, बेबी, बात यह है, जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी वह सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना? और क्या? कोई बात नहीं बेबी, मैं आज तुम्हें नया फोन दिलाता हूँ। चलो कनॉट पैलेस चलते हैं और वहाँ से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। रोहित ने कहा। प्रिंस का मन रोहित के ऊपर जोर से हंसने का हुआ, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे और उसके बाद आज। दिव्या ने कहा और रोहित के चेहरे पर उत्तेजक तरह से उंगलियां फिराने लगी। प्रिंस भी उसके इशारे को समझ गया था। वो जानता था कि यह सब वो उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन प्रिंस को खुद के लिए नहीं बल्कि दिव्या के लिए बुरा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर दिव्या थोड़ा सा इंतजार और कर लेती तो आज प्रिंस उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर गिफ्ट कर देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है तेरे सामने? ये सब हो रहा है और तू मुस्कुराए जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा है तुझे? प्रतीक ने पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है। चल यार, छोड़ इसे। प्रिंस ने कहा और फिर से रोहित और दिव्या की ओर देखने लगा। अब जब उन दोनों की नजर प्रिंस के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वह अंदर से भभक गए। दोनों यह सब सिर्फ और सिर्फ प्रिंस को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वह तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और दिव्या का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इन बातों का प्रिंस के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखा तो दिव्या रोहित से बोली, बेबी, चलो चलो यहाँ से।
बेबी नहीं, हबी। आज से तुम मुझे हबी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। रोहित ने कहा और प्रिंस के सामने दिव्या को चूम लिया। यह देखते ही प्रिंस थोड़ा सा जल भुन गया और उसका जवाब वह रोहित को देना चाहता था। इसलिए उसने कहा, दिव्या, ये सब क्यों कर रही हो? तुम क्या दिखाना चाहती हो इससे? प्रिंस को दिव्या का ये रूप देखकर बुरा लग रहा था। रोहित की किसी बात का तो प्रिंस के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन प्रिंस की इस बात का रोहित को जरूर बुरा लग गया। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी दिव्या के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ख़राब चीज़ों को ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। प्रिंस ने कहा और प्रतीक की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से प्रिंस आज रोहित के मुंह पर जवाब दे रहा था, प्रतीक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही प्रिंस है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर रोहित उसका जवाब सुनकर गुस्से में से तिलमिला गया। वह प्रिंस को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, दिव्या। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वह गुस्से से दिव्या को देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा था और बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है दिव्या। प्रिंस जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में डूब मरना चाहिए। सखी, क्या कह रही है तू? जबान संभाल के बोल अपनी। दिव्या ने कहा, रोहित के बारे में बुराई नहीं बल्कि प्रिंस के बारे में अच्छी बातें सुनकर दिव्या का मूड खराब हो गया था। जब दिव्या प्रिंस के साथ थी तो उसकी सखी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। सखी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी दिव्या और प्रिंस के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो दिव्या उसे सुलझाने के लिए अक्सर सखी की ही मदद देती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए। दिव्या, मैंने कभी नहीं सोचा था तू ऐसी लड़की निकलेगी। प्रिंस जैसा बंदा तुझे कहीं नहीं मिलेगा। सखी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर प्रिंस ने देखा, सखी की बात सुनते ही रोहित के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वह सच बोल रही थी, इसलिए रोहित कुछ नहीं कर सकता था। सखी प्रिंस के पास आकर बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि प्रिंस तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था? जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरी दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद है ना, जब हम शिमला घूमने गए थे तो तेरे पैर में मोच आ गई थी और ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझे और तू इसे छोड़कर जा रही है? सखी ने कहा। अपने लिए सखी के मुंह से इतना सुनने के बाद प्रिंस ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसे दिव्या के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वह दिव्या के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो दिव्या को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वह फिर भी दिव्या की हर छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता। जो कवर दिव्या ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए प्रिंस ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। प्रिंस को जैसे ही यह सब याद आया उसकी पलकों की कोरे भीग गई। उसने आगे कहा, अरे प्रिंस अपनी छोटी सी सैलरी में भी तेरे लिए रोज गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता? मुझे पता है। आज भी वो एक बाइक खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा है। रोज दाल रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए कि ताकि वो तुझे बाइक पर बैठाकर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। यह सब सुनकर दिव्या का चेहरा बुझ गया। उसे भी सखी की कही बातें दिल पर लग रही थी, लेकिन इस वक्त वह रोहित के साथ थी और उसका हाथ रोहित की कमर में था और वह चाहकर भी रोहित के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये इसकी प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था यह मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं क्यों बिना घी की रोटी खाऊं? प्रिंस उसकी सब बात सुन रहा था और उससे पहले कि वह उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। सखी और दिव्या के बीच में हो रही बहस के बीच में प्रिंस फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर गया है। चलो हबी। दिव्या ने रोहित के हाथ को कसकर पकड़ा और वहां से निकल गई। इधर प्रिंस ने बाहर आकर उस कॉल को अटेंड किया। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई,
बहुत हो गया पीयूष, अब बस घर आ जा जल्दी से। प्रिंस फोन पर अपनी माँ की आवाज पहचान गया था। मैं जल्दी आ जाऊंगा माँ, पढ़ाई खत्म करके। प्रिंस ने कहा। उसकी आंखें भर आई थी। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, उसकी माँ ने कहा। अब कितना पढ़ेगा तू, जल्दी से घर आ जा, मैंने तेरे लिए लड़की भी ढूंढ रखी है। माँ ने कहा। यह सुनते ही प्रिंस के होश उड़ गए। वो अभी दिव्या के सदमे से बाहर भी नहीं निकला था और उसकी माँ ने उसके लिए लड़की भी ढूंढ रखी थी। माँ मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। प्रिंस ने आगे की बात से बचने के लिए कहा और फोन रख दिया। फिर वह क्लासरूम में आ गया। प्रिंस तुम ठीक हो ना? सखी ने प्रिंस के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। उसे सच में प्रिंस की चिंता हो रही थी। प्रिंस उसे देखकर मुस्कुराया। सखी ने हल्के हाथों से उसके कंधे को सहलाया और बोली। देखो, इसमें पछताने जैसी कोई बात नहीं है। दिव्या का असली चेहरा हम दोनों के सामने आ गया है। अगर ये थोड़ी देर बाद आता तो दर्द ज्यादा होता, इसलिए जो हुआ ठीक हुआ। तुम्हें ऐसी लड़के के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें दुखी होने की। प्रिंस ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी मुस्कान को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। सखी के उसके कंधे पर हाथ धरने की वजह से प्रिंस को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हाँ यार, तू चिंता ना कर, तुझे इस दिव्या से भी अच्छी लड़की मिलेगी, देख लेना। प्रतीक ने भी दूसरी तरफ से उसके कंधे को थपथपा कर कहा। प्रिंस को बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो, आज मैं तुम्हें आजाद होने की खुशी में ट्रीट देती हूँ। कॉलेज के बाद बाहर चला जाए, कैंटीन का खा खा कर मैं बोर हो गई हूँ। सखी ने कहा। हाँ यार, कैंटीन का खाकर तो मैं भी बोर हो गया हूँ। प्रतीक ने कहा। सखी ने उसे घूर कर देखा और बोली। अभी तुझे कौन ले जा रहा है? यह सुनते ही प्रतीक को झटका लगा। वह जानता था कि सखी बहुत ही साफ और सपाट बात करने वाली लड़की थी, लेकिन एक दिन उसकी इस साफ गोई का शिकार वो खुद हो जाएगा, उसे अंदाजा भी नहीं था। नहीं नहीं, मैं तो खुद भी नहीं जा रहा था। मैं तो निम्मी से मिलने के लिए जा रहा था। मैं तो बस बता रहा था कि कैंटीन का खाते खाते मैं भी बोर हो गया हूँ। प्रतीक ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ट्रीट तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पर आज नहीं, फिर किसी दिन। और इस बार हम उस चंपक पाव भाजी के पास नहीं जाएंगे। उससे थोड़ी दूर पर सामने वाली लेन में जो रेस्टोरेंट है ना, सनी द मनी, वहाँ जाकर कुछ अच्छा खाएंगे। प्रिंस ने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सखी ने जब उसके मुंह से सनी द मनी रेस्टोरेंट का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस को दिव्या के जाने का इतना बड़ा झटका लगेगा। जितना पैसा प्रिंस 15 दिन में कमाता था, सखी ने सुना था सनी द मनी रेस्टोरेंट में उतना पैसा एक बार में ही पूरा हो जाता था। वह झिझक कर हंस पड़ी और बोली। हाँ हाँ ठीक है, मतलब मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें प्रिंस, मैं अभी तक सनी द मनी रेस्टोरेंट में नहीं गई हूँ। सखी के चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई थी। सखी को लगा कि प्रिंस ने सिर्फ जज्बात में भरकर यह बात कही थी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। बाय बाय प्रिंस। सखी ने कहा और वहाँ से चली गई। इधर प्रतीक और उसके दूसरे दोस्त प्रिंस को अपने साथ लेकर कैंटीन की कैफेटेरिया में ले गए। जैसे ही वह कैफेटेरिया की एरिया में दाखिल होने वाले थे, अचानक गौरव रुककर बोला। भाई साहब, ये अर्पित ने तो ग्रुप चैट पर अपनी फजीहत करवा ली है। खोलो यार, अपना अपना हॉस्टल वाला ग्रुप खोलो, देखो क्या लिखा है इसमें। हालांकि प्रिंस ने हॉस्टल छोड़ दिया था और सिर्फ दिव्या की वजह से एक छोटे से कमरे में रहने के लिए आ गया था, फिर भी उसने हॉस्टल का ग्रुप नहीं छोड़ा था और ना ही प्रतीक और गौरव ने उसे उस ग्रुप को छोड़ने दिया। गौरव की बात सुनते ही प्रिंस और प्रतीक ने अपनी जेब से फोन निकाल कर देखा। अरे बाप रे, कितना बड़ा गधा है ये अर्पित। दोनों ने कहा। अर्पित ने उस ग्रुप में एक मैसेज भेजा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था। दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई अर्पित सबके सामने ये ऐलान करना चाहता है कि तुम्हारा भाई फिर से सिंगल से मिंगल हो गया है। सबके सब जल्दी आ जाओ हॉस्टल, आज का लंच तुम्हारे भाई की तरफ से है। चलो अच्छा है, किसी को तो लड़की मिली, वैसे भी उसका खेलपन देखा नहीं जा रहा था। प्रिंस ने कहा। चलो हॉस्टल चलते हैं यार, साले की जमकर खींचेंगे। प्रतीक ने कहा। गौरव और प्रतीक आगे बढ़ गए, लेकिन प्रिंस वहीं रुक गया। वह उनके साथ आने में थोड़ा झिझक रहा था। अबे क्या हुआ, तू क्यों रुक गया? भूख नहीं लगी है? गौरव ने पूछा। लगी है यार, पर तुम लोग जाओ, मैं यहीं कुछ खा लूंगा। प्रिंस ने अपनी नजर बचाते हुए जवाब दिया। अरे अब यहाँ किसके साथ खाएगा? तेरे साथ खाने वाली तो और के साथ खा रही है, इसलिए चल भाई हमारे साथ खा लेना। वैसे भी अर्पित ने पूरे ग्रुप को बुलाया है और पूरे ग्रुप में तू भी तो आता है। प्रतीक ने कहा। प्रिंस के पास कहने को कुछ नहीं था। उसका मन तो दोनों के साथ जाने का था, पर वह फिर से हॉस्टल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब वह हॉस्टल का हिस्सा नहीं था। इसलिए उसे लगा वहाँ खाना ठीक नहीं है।
भाई मुझे मालूम है तू क्या सोच रहा है, लेकिन क्या तुझे मालूम है हम क्या सोच रहे हैं? गौरव ने कहा। क्या सोच रहे हो? प्रिंस ने उत्साह से पूछा। इस पर प्रतीक और गौरव दोनों मुस्कुराने लगे और प्रिंस को देखकर बोले। हम आज ही तेरा कमरा खाली कर देंगे। गौरव ने कहा। क्यों खाली कर दोगे? प्रिंस ने पूछा। क्योंकि तू फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाला है साले। प्रतीक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खींचकर अपने साथ लाने लगा। प्रिंस यह बात सुनकर खुश हो गया। थोड़ी देर बाद जब वह तीनों हॉस्टल के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक लड़का और एक लड़की पलंग पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए हैं। उनको देखकर अर्पित ने चौंकते हुए लड़की का हाथ छोड़ उन तीनों को देखने लगा। अर्पित का कद हॉस्टल के बाकी लड़कों से लंबा था। उसका शरीर हुष्ट पुष्ट सुडौल था। वह खेल कूद में बहुत अच्छा था। बेबी, यह मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, यह है मेरी गर्लफ्रेंड उजाली। ये म्यूजिक सीख रही है। अर्पित ने कहा और उजाली ने सबको हाई किया। फिर अर्पित बोला। उजाली, ये मेरा रूममेट है गौरव, प्रतीक और प्रिंस। प्रिंस हमारे साथ नहीं रहता, लेकिन हमारे दिल में अभी भी रहता है ना प्रिंस? अर्पित ने थोड़े मजाक में कहा। हाँ अर्पित भाई, पहले नहीं रहते थे, लेकिन भाई साहब फिर से हमारे साथ रहने के लिए आने वाले हैं। इसलिए आपने उनके बिस्तर पर जो वो प्रोटीन के डब्बे जमा रखे हैं ना, उन्हें जरा हटा लीजिए। गौरव ने कहा। यह सुनते ही अर्पित का चेहरा खुशी से खिल गया। वह चाहता तो यही था कि प्रिंस वापस आ जाए, लेकिन वह ऐसे अचानक से वापस क्यों आ रहा था उसका उसे अंदाजा नहीं था। इसलिए उसने पूछा। क्या हुआ भाई, लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई क्या? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंस ने धीमी आवाज में कहा। प्रतीक समझ गया प्रिंस इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए इससे पहले अर्पित आगे उससे कुछ पूछता प्रतीक ने उसका बचाव करते हुए कहा। अरे भाई, लाइफ है, कभी धूप कभी छाव, चलता रहता है। तू ज्यादा सवाल मत कर यार। कहते हुए उजाली की ओर हल्का सा इशारा किया। अर्पित समझ गया वह उसके सामने कोई बात नहीं करना चाहते थे। ने कुछ नहीं कहा और पांचों के बीच खामोशी छा गई। फिर अर्पित ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा। चलो तो फिर आज रेम्बो कैफे पर खाना खाने के लिए चलते हैं। उजाली की रूममेट्स भी आ रही हैं, तुम्हें और किसी को बुलाना हो तो बुला लो। प्रिंस, तू दिव्या को बुला लेना, वह भी आ जाएगी। अर्पित ने जैसे ही यह कहा गौरव उसे गुस्से से देखने लगा। प्रतीक ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। अर्पित की मोटी बुद्धि में उसके छोटे छोटे इशारे कभी नहीं घुस सकते थे। अर्पित जानता था कि प्रिंस दिव्या को किसी अच्छी जगह खाने पर नहीं ले जा पाता था, इसीलिए उसने सोचा कि उसको ये मौका वह अपनी तरफ से दे दे। अब इससे पहले कि गौरव कुछ कहता प्रिंस ने खुद ही कहा। अर्पित, मैं और दिव्या साथ में नहीं है अब। क्या तुम और दिव्या साथ में नहीं हो? क्या मतलब है इसका? ये सब कब और कैसे हुआ? अर्पित ने प्रिंस से पूछा। उसका मुंह सवाल पूछने के बाद खुला का खुला रह गया था। अब जो हो गया सो हो गया ना, सब कुछ आज ही जानना है क्या तेरे को? गौरव ने उसे फटकारते हुए कहा। अर्पित समझ गया था कि इस विषय में बात करने का यह सही मौका नहीं है। अर्पित, अब हमें निकलना चाहिए। मेरी रूममेट्स का मैसेज आया है कि वो लोग निकल चुकी हैं। वो पहले से बहुत भूखी हैं और अगर हमने उन्हें वेट कराया तो वो मुझे ग्रिल करेंगी। उजाली ने कहा। हाँ, अब ऐसा है प्रतीक जी, गौरव जी और प्रिंस जी, आप अपने अपने कपड़े बदलो। प्रतीक, तू प्रिंस को कुछ बढ़िया सा दे देना, और प्लीज़ सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अर्पित ने कहा और उजाली के साथ कमरे से बाहर आ गया। इधर प्रतीक ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अर्पित और उजाली कमरे के बाहर खड़े थे, जहां अर्पित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देख रहा था, वहीं उजाली अपने हाथ बांधे मुंह फुलाए बारामदे के उस पार देखी जा रही थी। जब अर्पित की नजर उजाली पर पड़ी तो वह समझ गया कि उजाली किसी बात पर गुस्सा है। क्या हुआ बेबी, कोई बात है क्या? अर्पित ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं यार, कुछ खास नहीं। उजाली ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अर्पित ने फिर से पूछा। उजाली ने एक बार उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ये जो रूममेट्स हैं वो बहुत ही एवरेज हैं? मतलब खुद को देखो ना, गौरव की शक्ल अच्छी है ना प्रतीक की पर्सनालिटी अच्छी है। चलो प्रिंस फिर भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन वो जिस तरह के कपड़े पहनता है, जिस तरह से रहता है, उससे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोग को मैं अपने रूममेट्स के सामने कैसे लेकर जाऊंगी बताओ? अर्पित को यह बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब सा लगा। सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं उनके और तुम्हारे रूममेट्स के बीच। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट्स बाहर इतनी दूर ऑटो से सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही हैं? अर्पित, तुम सच में डम्ब हो। अरे उन्होंने भले ही मेरे फेस में ना कहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ वह तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही हैं। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए।
मैंने उन्हें तुम्हारी फ़ोटो दिखाई थी, उन्हें तुम बहुत अच्छे लगे। सबकी जुबान लबलब होने लगी थी फ़ोटो देख के, और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट्स भी तुम्हारे जैसे होंगे, इसलिए वो लोग भी मुझे उन सबको खाने पर लाने के लिए कह रही थी। उजाली में चिढ़ते हुए कहा। बीबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें बताया नहीं कि मेरे रूममेट्स बायोलॉजी सेक्शन से हैं। अर्पित ने कहा। असल में वो स्पोर्ट्स कोटा से था, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे प्रिंस की डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया था। अब इसमें मैं क्या करूं? तुम ये सब मुझे अब बता रहे हो? मैं लंच ही कैंसिल कर देती हूँ। बोल दूंगी कि अर्पित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है। उजाली ने फिर से चिढ़ते हुए कहा। नहीं यार, प्लीज ऐसा मत करो। अर्पित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर ऐसा हो जाता तो प्रतीक और गौरव उसकी नाक में दम कर देते। वह दिखता तो पहलवान था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहाँ उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना प्लीज। उजाली ने कहा। इससे पहले अर्पित आगे कुछ कह पाता, उजाली का फोन बज उठा। हेलो कुहू, अच्छा तुम लोग पहुँच गए? हाँ हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है? जब तुम लोग मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा, तुम्हारे सिर पर चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ रहे हैं। उजाली ने कहा और फोन रख दिया। यह कुहू वही कुहू थी जो सुबह प्रिंस से बैंक में टकराई थी। वह उजाली की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गौरव, प्रतीक और प्रिंस कमरे से बाहर आ गए। इधर रेनबो कैफे में 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और पहनावे से यह पता चल रहा था कि वो सब पैसे वाले घर से थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में सबसे सुंदर वही थी। कुहू, तुम्हारे माथे पर कुछ लाल लाल सा लगा है। एक लड़की ने कुहू से पूछा। कुहू ने तुरंत अपना फोन निकाला और फिर अपने सर लगी चोट को देखने लगी। फिर उसने कहा, हाँ यार, आज सुबह जब मैं पापा के साथ सिटी स्मार्ट बैंक गई थी तो वहाँ एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। कुहू ने कहा। अब इधर कुहू प्रिंस को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला है।